अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फिर आगे अब कंटिन्यूशन की है हमारी IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट की। कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास या लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर कवर कर ली थी, जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन देखी थी और हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो रिलेटेड टू सर्विस कंडीशन पढ़ी थी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट होती है उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि सर्विस कंडीशंस होती है और फिर मार्केट कंडीशंस या परफॉर्मेंस कंडीशंस होती हैं। तो हमने सर्विस कंडीशंस कवर कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे आगे परफॉर्मेंस कंडीशंस से हम आगे अपना स्टार्ट लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बतानी थी, कुछ लोगों को इश्यूज हो रहे थे कि मैं SBPR क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा था ना, हर जगह जो एंट्रीज बना रहा था SBPR, ये मैं बना रहा था शेयर बेस पेमेंट राइट। अच्छा, अब राइट क्यों है? देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर उन्होंने कुछ साल गुजार लिए तो ही वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब उनके पास राइट कब आ जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए? जब उन्होंने कोई जो उनको कंडीशन बताई, फिर चाहे वो सर्विस कंडीशन हो चाहे फिर वो परफॉर्मेंस कंडीशन हो, अगर वो क्या कहते हैं कवर कर लेते हैं, अपनी सर्विस कंडीशन मीट कर लेते हैं, अपनी कंडीशन को फुलफिल कर लें, तो ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब जब भी वो उनका जो उनके पास राइट है एक्सरसाइज करने का, वो जब भी एक्सरसाइज हो सकता है। तो क्योंकि अभी वो एक्सरसाइज नहीं हो जाते फ़ौरन। फॉर एग्जांपल PNL डेबिट और इक्विटी, मतलब कि शेयर कैपिटल अभी फ़ौरन नहीं हो जाता। हम जो ये अभी इक्विटी की एंट्री लिख रहे होते हैं, ये हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में लिख रहे होते हैं। अभी हम इसको शेयर कैपिटल के अंदर रिकग्नाइज या रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये चीज़ अभी एक्सरसाइज नहीं हुई है। अब डायरेक्टली हम इसको शेयर कैपिटल में नहीं लेके जाते, इसको हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में लिख रहे होते हैं। जब ये इनका राइट एक्सरसाइज हो जाएगा तो फिर हम ये इक्विटी की फिगर डेबिट करेंगे, फिर हम ये इक्विटी डेबिट कर रहे होंगे और फिर क्रेडिट कर रहे होंगे शेयर कैपिटल। तो अभी ये राइट है हमारे पास, अभी ये एक्सरसाइज नहीं होगा, इसलिए मैं शेयर बेस पेमेंट राइट लिख रहा था। ठीक है, आप लोग इसको जो आपको पसंद करे, आपको एंट्री बनाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सबको कॉमन वे में समझ आ जाए तो शेयर बेस पेमेंट राइट लिख रहा था। अच्छा, अब क्योंकि हमने पढ़ लिया था जो हमारी शेयर बेस पेमेंट है वो कुछ कंडीशंस पे बेस होती है। एक तो मैंने बता दिया था सर्विस कंडीशंस होती है। अब दूसरा हमारे पास आती है परफॉर्मेंस कंडीशन। क्या आती है मेरे भाई और बहनों? परफॉर्मेंस कंडीशन। अच्छा, अब ये परफॉर्मेंस कंडीशन भी ना दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, जिसके अंदर एक आती है हमारे पास नॉन मार्केट कंडीशंस, और एक हमारे पास आ रही होती है मार्केट कंडीशंस। तो एक एक करके हम दोनों को समझ लेंगे और इनकी ट्रीटमेंट भी फिर हम फर्दर समझ लेंगे। अच्छा, अब परफॉर्मेंस कंडीशंस क्या होती है? इसी जैसे कि हमें सर्विस कंडीशन हमें मीट करनी होती है, उसी तरह हमें परफॉर्मेंस कंडीशन भी मीट करनी होती है। अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए ये मीट करेंगे तो ही हम अपने हमारे जो हमें जो शेयर बेस पेमेंट का राइट मिला है वो जब भी एक्सरसाइज होगा कि ये परफॉर्मेंस कंडीशन मीट हो जाए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल क्या क्या परफॉर्मेंस कंडीशन हो सकती है? फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे हम एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं ना, हम एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर बेस पेमेंट दे रहे होते हैं, तो एंटिटी बोलती है कि भाई एम्प्लॉयज़ को कि हमारा जो एंटिटी का प्रॉफिट है वो आप फॉर एग्जांपल 100 मिलियन से 200 मिलियन ले जाए। सही है, ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ अभी मैं आपको। एंटिटी का प्रॉफिट कुछ ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स में आप हमारा 100 मिलियन से 200 मिलियन ले जाए एंटिटी का प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल। इसी तरह कोई कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया, उस पर रिसर्च करो, आपको 3 साल दे रहे हैं, हमें इसका कोई हल निकाल के कोई सोल्यूशन निकाल के, तो कोई भी फॉर एग्जांपल किसी भी बेसिस पे किसी भी चीज़ पे हमें कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसकी रिसर्च करनी है, वो 3 सालों में हमें कंप्लीट करके दो, कोई सोल्यूशन निकाल के दो, ये एक उन्होंने कंडीशन दी है। इसी तरह अचीविंग अ स्पेसिफाइड इंक्रीज इन एंटिटीज शेयर प्राइस। अच्छा, अब ये काम की चीज़ें, अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि परफॉर्मेंस कंडीशंस में आ रही होती है। अब परफॉर्मेंस कंडीशन हमारे पास दो तरीके से होती हैं। जो कि हमारे पास नॉन मार्केट है,
जो कि हमारे पास नॉन मार्केट है। नॉन मार्केट वो कंडीशन होती है, कोई भी ऐसी चीज जो एंटिटी की शेयर प्राइस से रिलेटेड ना हो, हाँ होनी ना हो, वो चीज हमारी नॉन मार्केट कंडीशन हो रही है। इट इज वन नॉट रिलेटेड टू एंटिटीज शेयर प्राइस। सही है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एंटिटी की शेयर प्राइस से रिलेटेड ना हो, वो हमारे पास नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस होती है। एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने हमें बोल दिया हमारा ईपीएस बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, अर्निंग पर शेयर बढ़ा दो, हमारा प्रॉफिट टारगेट बढ़ा दो, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर दो। इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो आ रही होती है हमारे पास नॉन मार्केट कंडीशंस के अंदर। किसके अंदर, नॉन मार्केट कंडीशंस के अंदर। अब मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, मार्केट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ये वो कंडीशंस हैं जो कि रिलेटेड टू एंटिटी शेयर प्राइस होती हैं। ये होती हैं एंटिटीज की शेयर प्राइस से। क्या, फॉर एग्जांपल 3 साल के अंदर हमारी $5 से हमारी प्राइस शेयर की $10 पे ले आओ। अगर आपने ये मीट कर दी तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने शेयर बेस पेमेंट के राइट, वरना आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये कंडीशन मीट कर दी, फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस इतने से बढ़ा दी, तो ही आप एलिजिबल होंगे टू पार्टिसिपेट इन दी शेयर बेस पेमेंट स्कीम। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई कंडीशन शेयर प्राइस से रिलेटेड है एंटिटी की तो वो मार्केट कंडीशन है, अगर शेयर प्राइस से हट के रिलेटेड कोई कंडीशंस रखी हैं तो फिर वो नॉन मार्केट कंडीशंस कहलाई जा रही होगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या चीज़ें समझने जैसी है हमारे पास, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, मार्केट बेस कंडीशंस होता क्या है। मार्केट बेस कंडीशंस में ना जो आगे की प्रिडिक्शंस होती हैं कि आगे के फेयर वैल्यू हम देख रहे थे ना, फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी लेकिन हम ग्रांड डेट की ही ले रहे होते हैं। तो आगे की फेयर वैल्यू, फॉर एग्जांपल आगे कुछ चीज़ें चेंज होनी है, एक्सपेक्टेशन है कि वेस्टिंग डेट कुछ चेंज हो जाए, कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं पीरियड एक्सरसाइज, वो कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है ना एक्सरसाइज करने के अंदर कि कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे, हर एक प्रोबेबिलिटी इसकी मार्केट बेस्ड कंडीशन के अंदर जो फेयर वैल्यू एट दी ग्रांड डेट होती है, हर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्टिंग कंडीशन इसके अंदर फैक्टर हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, इसके अंदर फैक्टर्ड हो जाती है। इसलिए हमें जो फेयर वैल्यू द इक्विटी, जो भी ग्रांड डेट पे जो फेयर वैल्यू होगी ना, हमें एक तो हर वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम देखते थे ना सर्विस कंडीशन जो हमने क्वेश्चन किए थे, हमें हर साल देखते थे कि वो एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने लोग मीट करेंगे, हर साल वो चेंज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल कभी 80% थी, कभी 95%, कभी 75, कि कितने लोग मीट करेंगे। ये वाली चीज़ हमारी मार्केट कंडीशंस के अंदर नहीं देखी जाती। जो चीज़ फैक्टर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था ये 3 साल के अंदर मीट हो जाएगा फेयर वैल्यू, अब वो 5 साल में मीट कर रहे हैं प्राइस की, तो हम जो अपनी इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे फिर वो 3 साल के अंदर ही 3 साल के ऊपर ही प्रोरेट कर रही होगी, फिर वो बाद में मीट करे ना करे वो हमारा मसला नहीं, लेकिन हमने जो फेयर वैल्यू पे डिसाइड कर लिया वो ही फिर हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे, इसके बाद हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो हर प्रोबेबिलिटी हमारी फेयर वैल्यू के जिस दिन हमारी ग्रांड डेट होती है उस फेयर वैल्यू के अंदर सब फैक्टर हो जाता है। इसके बाद हमें कोई हर साल एस्टिमेट नहीं निकालना होता है कि कितने लोग एक्सपेक्टेड वेस्टिंग होगी कि नहीं होगी। ये मार्केट बेस कंडीशन के होता है। इसी तरह हमारे पास नॉन मार्केट कंडीशंस हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉन मार्केट बेस कंडीशंस। इसके अंदर हमें ईच ईयर क्या करना होता है, ईच ईयर टेक इनटू अकाउंट करना होता है
जो भी हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, फॉर एग्जांपल कितने लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ वेस्टिंग हमारी हर साल और हमारी परफॉर्मेंस कंडीशंस मीट होगी कि नहीं, हमें हर साल देखना होता है। ये हमें हर साल देखना होता है। अगर कुछ साल में नहीं हुआ मीट तो फिर मैं आपको उसकी भी एंट्री समझाऊंगा। तो हमें हर साल ईच रिपोर्टिंग डेट या ईच ईयर हमें चेक करना होता है कि हमारी जो नॉन परफॉर्मेंस कंडीशंस है, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशंस के अंदर परफॉर्मेंस कंडीशन जो हमने सेट की है वो मीट होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट टारगेट मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसमें कोई अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ इसमें बेनिफिट या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होती। ये हमें हर चीज़ हमें मार्केट नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन के अंदर देखना होता है ईच ईयर एवरी रिपोर्टिंग पीरियड। इसके अंदर जो हमारी शेयर प्राइस की कंडीशंस होती है ना, जो कि हम जिसे कहते हैं मार्केट बेस्ड कंडीशंस, ये हमें हर साल नहीं देखनी होती क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर हो जाती है फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक समरी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद करने में हमारे पास आसानी हो जाए। ये मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। एक हमारे पास आ गया सर्विस कंडीशंस, सही है। इसके अंदर क्या होता है, हमें देखना होता है मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स इसमें क्या होता है कि कुछ साल हमें गुजारना है। फॉर एग्जांपल हमें बोला है 5 साल गुजारो, अगर आपने ये सर्विस कंडीशन मीट कर ली तो आपके पास राइट है, आप एक्सरसाइज कर लें अपने शेयर बेस में। इसके अंदर सर्विस कंडीशन में ये हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हर साल मस्ट बी चेक एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हमें देखना होता है कि जो हमारी सर्विस कंडीशन है कितने लोग मीट, हम देख रहे थे ना हर साल ईयर 1 में 50% है, ईयर 2 में 80% है, ईयर 3 में 90% है, फिर ईयर 4 पे 420 एम्प्लॉयज़ ने हमें एक्सरसाइज कर लिया। तो ये हर साल देखना होता है कि कितने लोग हमारे जो एक्सरसाइज के ऑप्शन बेस किए वो कितने लोग मीट करेंगे। 80% लोग मीट करेंगे, 90% मीट करेंगे, मतलब कि 90% लोग रुकेंगे कि नहीं, 50% लोग रुकेंगे कि नहीं, कितने हमारा अंदाज़ा है, कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो उन पर सर्विस कंडीशन हमने रखी है 4 साल 5 साल वो मीट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इफ नॉट फुलफिल्ड, अगर वो पहले ही छोड़ के भाग गए, इफ नॉट फुलफिल्ड इन द एंड, कंडीशन मीट नहीं होती हमारी, तो हमने जो भी आज तक इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड किया था, मतलब अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर जो हमने इक्विटी रिजर्व बुक किया था, ऑल प्रीवियस इक्विटी रिजर्व विल बी रिवर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हम क्या एंट्री बना रहे होंगे, अपनी इक्विटी डेबिट और क्रेडिट कर देंगे अपना पीएनएल। ठीक है, एक तो हमारे पास आ गई सर्विस कंडीशंस, दूसरी हमारे पास है परफॉर्मेंस कंडीशंस, जिसके अंदर एक है हमारे पास नॉन मार्केट, सही है। अब इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं जो हमने समझे अभी, एग्जाम्पल प्रॉफिट का, ईपीएस का, लेबर टर्नओवर समझ लें, कोई भी ऐसा जो कि आपका एंटिटीज़ की शेयर प्राइस से रिलेटेड नहीं है। हमें हर साल चेक करना है कि हमारा जो हमने परफॉर्मेंस टारगेट रखा है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, ईपीएस, लेबर टर्नओवर, जो भी रखा है, ये हर साल चेक होगा। मस्ट बी चेक एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, सही है।
हर साल चेक करेंगे कि ये मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इफ नॉट फुलफिल्ड एट द एंड, तो सेम थिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ नॉट बुक, यहाँ पे वही चीज़ होगी जो यहाँ पे, इफ नॉट फुलफिल एट द एंड और प्रीवियस इक्विटी रिजर्व विल बी रिवर्स इन दी पीएनएल। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही होगी, डेबिट इक्विटी हो रही होगी और क्रेडिट हमारे पास पीएनएल हो रहा होगा, ठीक है, एज इनकम या जो भी आपको बुक करना है। अब हमारे पास आखिरी आता है क्या, मार्केट कंडीशंस वाली चीज़। ये हमारे पास क्या होता है, मार्केट बेस्ड कंडीशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, ऑल पॉसिबिलिटीज आर फैक्टर्ड इन द फेयर वैल्यू एट दी ग्रांट डेट। मतलब कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि ईयर 1 में शेयर प्राइस बढ़ रही है कि नहीं, ईयर 2 में शेयर प्राइस बढ़ेगी कि नहीं, मतलब 5 से 10 साल, ईयर 3 साल के अंदर अगर बढ़ने का बोला है उन्होंने, तो हर साल हम चेक करें ना, बढ़ रही है 5 to 6 हुई है, 6 to 7 एक्सपेक्टेशन है कि हमारी बढ़ जाएगी आगे, वो हर साल हमें चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या है, नहीं है, तो हमें चेक नहीं करने की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस टारगेट बेस्ड ऑन शेयर प्राइस, ठीक है, फुलफिलमेंट मस्ट नॉट बी checked at each reporting period। और अगर फुलफिल नहीं होता, इफ नॉट फुलफिल्ड देन कंप्लीट रिवर्सल, या तो आप कुछ भी लिख दे सकते, देन कंप्लीट रिवर्सल इन रिटेन अर्निंग्स। ये वाली चीज़ हमारी फिर रिटेन अर्निंग्स में जा रही होगी, मतलब कि डेबिट इक्विटी क्रेडिट हमारी रिटेन अर्निंग। तो मैंने आपको एक छोटी सी समरी बना के दे दी ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए चीज़ों को। अच्छा, अब कुछ सवाल हम इसके साथ साथ देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन अगर आएंगे या क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें उसकी वर्किंग किस तरह करनी होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन समझें आप, हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं वो हैं 800 और हम इनको दे रहे हैं 300 ऑप्शंस पर एम्प्लॉई, और हमारी जो वेस्टिंग कंडीशन है, वो 3 इयर्स है सर्विस की, सही है कि आपको 3 साल रुकना है, प्लस हमारी सेल्स आप इंक्रीज करके दें बाय 15, ओहो बाय 15%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स इंक्रीज, यहाँ पे शेयर प्राइस नहीं लिखा, अगर सेल्स लिखा है तो मतलब ये हमारे पास नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है, ठीक है, ये नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे वही एक्सपेक्टेशन आ रही होगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू वेस्ट। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्टेशन अब इधर भी अब किसकी आ रही होगी, यहाँ तो अब नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ वेस्ट और सर्विस कंडीशंस पे आ गए। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ रही है हमारे पास टू मीट परफॉर्मेंस कंडीशन जो हमने रखी है कि हमारी सेल्स आप इंक्रीज करके दे बाय 15% इन 3 सालों के अंदर। सही है मेरे भाइयों, हमारे पास 3 साल की कंडीशंस हैं। ये हमारी आ गया ईयर 0 बोल दें या ग्रांट डेट बोल दें, हमारा ईयर 1 आ गया, या हमारे पास ईयर 2 आ गया, हमारे पास ईयर 3 आ गया।
ये थोड़ा सा नीचे नीचे आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा कॉलम ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है मेरे भाई। हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वेस्ट टू यहाँ पे 80% आ गया ईयर ज़ीरो पे, फेयर वैल्यू आ गई $10 और यहाँ पे आ रहा है यस कि मीट कर लेगा परफॉर्मेंस कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 85% आ रहा है, यहाँ पे आप 6 ले लें या 12 ले लें, यहाँ पे भी हमारे पास यस आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 75% आ रहा है, यहाँ पे आप 16 ले लें, यहाँ पे नो आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 680 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और परफॉर्मेंस कंडीशन यस। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा एक। अब इसकी एक पिक्चर ज़रूर ले ले ताकि आपको ये चीज़ आगे समझ आ जाए, क्योंकि मैं नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास? 800। हर किसी को कितना ऑप्शन मिल रहा है? 300 का। और वेस्टिंग कंडीशन हमारे पास एक तो सर्विस है जो कि 3 ईयर्स है, और एक हमारे पास सेल इंक्रीज करनी है। अब हमें याद है जब भी हमने पिछले सवाल इतने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में जब हमने सवाल किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू वेस्ट हैं वो हम देखते हैं ईयर 1 से। ईयर 0 के लिए नहीं कि आज फ़ौरन नहीं, जो ईयर 1 की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पूरे साल में कितने लोग मीट करेंगे वो वाली परसेंटेज ले रहे होते हैं। मतलब इन दिस केस हम 85% ले रहे होंगे। हमने लेकिन एक चीज़ पढ़ी थी कि फेयर वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रांड डेट की लेते जो कि $10, और बाकी फिर हमारे पास नीचे परफॉर्मेंस कंडीशन की कि वो मीट हो रहा है। तो जब हमारी ईयर 1 की एंट्री बनेगी या ईयर 1 की वर्किंग होगी वो इस तरह होगी कि भाई हमारे जो अभी एम्प्लॉय की टोटल एम्प्लॉयज़ है वो 800 है। एक हर बंदे को कितने मिलते? 300। अब कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग मीट कर जाएंगे, वो हमारी कंडीशन वेस्टेड एक्सपेक्टेशन है 85%। फेयर वैल्यू द ग्रांड डेट क्या है? 10। और क्योंकि हमें एक साल के लिए निकालना है, अगर ये वर्किंग करे तो ये पूरे 3 साल की निकालेंगे, तो हमसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा और यहाँ पे अक्यूमुलेटेड आ जाएगा। तो हमारे पास अब वर्किंग निकाल लें, 800 इंटू 300 इंटू 85% इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास आ रहा है 6,80,000। 6,80,000। अब ईयर 2 में क्या है? एक्सपेक्टेशन हमारी 75% है, फेयर वैल्यू हम 10 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस कंडीशन की वो मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही, साफ लिखा हुआ है नो। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था अगर परफॉर्मेंस कंडीशन हम हर साल चेक करते हो, अगर वो नहीं बुक होती एट दी एंड, अगर वो नहीं फुलफिल होती, तो हमने आज तक उस ईयर तक जो भी इक्विटी रिकॉर्ड करी थी वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी पीएनएल के अंदर। क्या हो जाएगी? कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी पीएनएल के अंदर। तो हमने ईयर 1 तक, क्योंकि ईयर 2 दूसरा ईयर और ईयर 1 अभी एक ही था, तो यहाँ पे हमने टोटल कितनी इक्विटी पूरी बुक करी थी? 6,80,000 की। तो यहाँ पे हम इसको वापसी रिवर्स कर देंगे पीएनएल के अंदर, हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? डेबिट इक्विटी 6,80,000 और क्रेडिट कर देंगे हमारी पीएनएल बाय 6,80,000। अब हमारे पास आता है ईयर 3। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि 3 साल पूरे हो गए, और अब हम एक्चुअल एम्प्लॉयज़ लेंगे जो कि हमारे पास हैं 680। और कितने ऑप्शन थे हर एम्प्लॉय के पास? 300। और कितनी फेयर वैल्यू है? 10। अब ज़ाहिर है ईयर 3 का ही निकाल रहे हैं, पूरे साल का एक साथ आ जाएगा, तो हम 3/3 ले लें, जो आपको लेना आएगी वही फिगर, या 1/1 ले लें, या कुछ भी ना करें। तो आपके पास फिगर आती 650 लिया था मैंने, कितना लिया था? 680 लिया हुआ है मैंने, सही है। तो 680 इंटू 300 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,40,000 रुपये। हमने क्या पढ़ा था? अगर एक्सपेंस निकालना है तो पिछला एक्यूमुलेटेड एग्जाम्पल, यहाँ पे ईयर 2 का कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया था, तो हमारा पिछला कुछ भी नहीं है। तो कंप्लीट ये जो अमाउंट आएगी एज अ एक्सपेंस बुक हो जाएगा वापसी फॉर द ईयर 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बनाते हैं? हाँ, पीएनएल डेबिट और शेयर बेस पेमेंट राइट में लिखता था क्योंकि अभी ये वेस्ट अभी हुए नहीं है। अब यहाँ तक ईयर 3 की एंट्री बना दी। अब ईयर 3 के अंदर
अब वेस्ट जब होंगे तो फिर हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये आप 2 मिनट क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अब चीज़ों को। ओहो, तो ज़रा हम ये सवाल देख लेते हैं, सही है। अच्छा, ऑन 1 जनवरी मार्क कर लें डेट, 100 एम्प्लॉयज़, हमारे पास कितने 100 एम्प्लॉयज़ हैं। वर गिवन 50 शेयर ऑप्शन ईच, कितने दे रहे हैं ऑप्शन, 50 ऑप्शन पर एम्प्लॉय दे रहे हैं। दीज विल वेस्ट इफ द एम्प्लॉयज स्टिल वर्क फॉर द एंटिटी ऑन 31 दिसंबर 2002। एक हमारे पास इन्होंने सर्विस कंडीशन दे दी कि आपको 31 दिसंबर 2002 तक काम करना है, ठीक है, एक तो सर्विस कंडीशन है। एंड इफ द शेयर प्राइस, अच्छा अब ये मार्केट कंडीशन पे आ गया, ठीक है, मार्केट बेस्ड कंडीशन का सवाल है। एंड इफ द शेयर प्राइस ऑन द डेट इज मोर देन $5। हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है, एक तो सर्विस कंडीशन है और एक हमारे पास मार्केट बेस्ड कंडीशन है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वॉज 1, मतलब हमारी ग्रांड डेट पे जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो $1 है, जो कि हम यूज़ करेंगे। The share price on the 31st December 2001 was $3 and it was considered unlikely, उसने समझा है ईयर वन पे जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारी कंडीशन या हमारा जो टारगेट दिया है शेयर प्राइस बढ़ाने का $5 तक, वो मीट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। एंड वॉज कंडीशन अनलाइकली दैट द शेयर प्राइस वुड राइज टू 5 बाय 31 दिसंबर 2002। अच्छा सही है। 10 एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर, छोड़ के चले गए, और फर्दर जो एक्सपेक्टेशन है वो मजीद 10 एम्प्लॉयज की है इन द फॉलोइंग ईयर। अब सवाल क्या पूछता है, हाउ शुड द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर 31 दिसंबर 2001। अब हमें बताना है कि हम किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे 31 दिसंबर। इसके अंदर हमें दो कंडीशन देखनी है, एक कंडीशन सिर्फ देखनी है जो कि सर्विस कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मार्केट बेस्ड कंडीशन के अंदर के जो भी प्रोबेबिलिटी होती है मीट होने की, कि शेयर प्राइस का जो टारगेट दिया वो मीट होगा कि नहीं होगा, कितने सालों में मीट होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, वो सारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ मीटिंग द टारगेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू एट दी ग्रांड डेट के अंदर फैक्टर होती है। मतलब कि जो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ $1 दी हुई है एट द ग्रांड डेट, इसके अंदर सारी प्रोबेबिलिटी फैक्टर्ड हुई हुई है ऑफ मीटिंग दी मार्केट बेस्ड कंडीशन। तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जो उसने कहा है कि ईयर 1 में इनको नहीं नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा कि वो मीट होगा, वो हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, हमें इसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या कंसिडर करने की ज़रूरत है, सर्विस कंडीशन, उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, क्योंकि 10 लोग चले गए हैं छोड़ के और 10 लोग मज़ीद छोड़ देंगे अगले साल के अंदर, ये सिर्फ हमें कंसिडर करना है। तो हमें किस तरह इसकी एंट्री बनानी होगी, अब ये बताना है कि इस तरह हाउ शुड बी अकाउंट फॉर। तो हमारे पास कितने ओवरऑल एम्प्लॉयज़ थे, वो थे 50, वो थे हमारे पास 100, ठीक है, और कितने ऑप्शन मिल रहे पर एम्प्लॉय, 50 मिल रहे हैं। क्या ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू थी, वो थी $1 की, और कितने लोग
छोड़ के चले गए। अब वो छोड़ के चले गए 10, और हमारे पास इधर क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं दी हुई, इसके अंदर डायरेक्ट नंबर की फिगर्स दी हुई है, तो ये एंट्री अब इस तरह नहीं बनेगी। क्या करेंगे, इस तरह नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन जो परसेंटेज हमें पिछले सवालों में दी हुई थी वो नहीं दी हुई थी, इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ का बता दी है। क्या करती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ का। तो हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ थे भाई, हमारे पास थे 100 एम्प्लॉयज़, जिसमें से 10 हमें दिख रहा है छोड़ के चले गए। तो हमें जाहिर है जब छोड़ के चले गए ईयर 1 में ही, तो हमें उनको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल तक 10 मज़ीद छोड़ देंगे, हमने कंसिडर कर लिया। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 50। क्या शेयर प्राइस है, $1, और क्योंकि हमें ईयर 1 तक का भी सिर्फ निकालना है, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 1/2 से। तो हमारे पास आंसर आएगा 80 इंटू 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ रहा है 2000। ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा पीएनएल के अंदर, और इक्विटी रिजर्व लिख दें आप, शेयर बेस पेमेंट राइट लिख दें, कुछ भी लिख दें, बात एक ही है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत है, जब मार्केट बेस कंडीशन पे सवाल हो तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द टारगेट ऑफ इंक्रीज इन शेयर प्राइस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट के अंदर चीज़ें फैक्टर या इंक्लूडेड या कंसिडर ऑलरेडी की गई होती हैं। एक सवाल हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये आप लोगों को सवाल दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके इसको क्लोजअप कर लीजिएगा। वरना ये आपकी बुक्स में अवेलेबल भी होंगे, जो आपकी क्या कहते हैं कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट होते हैं, उसके अंदर से भी आप देख सकते हैं। तो मैं सवाल को शुरू करता हूँ, आप भी ज़रा थोड़ा गौर फरमा दिएगा। ऑन 1 जनवरी 2004, ये हमारी ग्रांट डेट की डेट है। एन एंटिटी ब्लूबेरी ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट 200 एम्प्लॉयज़। कितने एम्प्लॉयज़ है, 200 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास। सब्जेक्ट टू अ 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड, तो हमारे पास एक तो आ गई सर्विस कंडीशन। प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज बाय मिनिमम ऑफ 5% पर एनम थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड। इन्होंने सेल या वो शेयर प्राइस नहीं बोली, इन्होंने बोला है कि हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए हर साल 5% से मिनिमम, जो 3 साल में हर 3 साल मिनिमम 5% आपका सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ही आप एलिजिबल होंगे शेयर बेस पेमेंट स्कीम के लिए। तो हमारे पास एक नॉन मार्केट बेस कंडीशन भी आ गई, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन जिसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं वो है 300। ये मैक्सिमम है, सही है, मैक्सिमम डिपेंडेंट अपॉन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल थ्रू आउट ईच ऑफ द वेस्टिंग पीरियड एज फॉलोज। तो उन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ है कि अगर आपने 5 से 10 के अंदर कर लिया तो कुछ कितने शेयर ऑप्शन आपको मिलेंगे, 10 से 15 कर लिया, 15 से 20 कर लिया, तो इनका ये एक क्राइटेरिया है, वो हमें फॉलो करना होगा। तो उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम 300 मिल सकते हैं और उससे कम भी मिल सकते हैं। अब वो हमें देखना होगा कि कितने लोगों को कितने मिल रहे होंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ बिटवीन 5 to 10%, ईच एलिजिबल एम्प्लॉय विल रिसीव 100। अगर 5 से 10% में हमारा सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हर एम्प्लॉय को 100 मिलेंगे। इफ़ द
सेम चीज़ लिखी हुई है, बाय एन एवरेज अगर 10 से 15% सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर 10 से 15% इंक्रीज हो रहा है तो ईच एम्प्लॉई विल रिसीव 200। सिमिलरली इफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज बाय एवरेज ऑफ ओवर 15%, अगर 15% से अबव बढ़ा तो आपको मिलेंगे हर एम्प्लॉय को 300 शेयर ऑप्शन। ये इनका क्राइटेरिया है। अब आगे क्या लिखता है, एट द ग्रांड डेट ब्लूबेरी एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन वॉज $10। फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट हमें दे दी है $10, क्योंकि हर जगह हमारी यूज़ हो रही होगी हर ईयर की कैलकुलेशन में। एंड दैट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल ईच ईयर वुड बी बिटवीन 10 to 15%। ये इन्होंने बताया कि आज इन्होंने एट द ग्रांड डेट इन्होंने एस्टिमेट किया कि हमारी फेयर वैल्यू 10 है और हर साल 10 से 15% इंक्रीज होगा, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। अब इट वॉज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट टोटल ऑफ 22% ऑफ एम्प्लॉइज वुड लीव प्रायर टू द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। अभी ये सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये एट द ग्रांड डेट है। हमने क्या पढ़ा था, हम जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मीटिंग भी करते हैं वो ईयर 1 को देखते हैं, ईयर 0 पे नहीं देखते। तो ये सब चीज़ें हमारी ईयर 0 पे लिखी हुई कि 10 से 15% इंक्रीज होगा, और ऑल्सो एस्टिमेट किया हुआ है कि 22% ऑफ एम्प्लॉइज वुड लीव एट ईच रिपोर्टिंग डेट विद इन द वेस्टिंग पीरियड। द सिचुएशन वॉज एज फॉलोज। अब हमें कंडीशन जो सिचुएशन देखनी है वो है ये वाली जो कंसिडर करनी है। रिपोर्टिंग डेट बता दी है इन्होंने, एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के जा रहे हैं वो बता दिया है, फर्दर जो एक्सपेक्टेशन है लोग छोड़ के चले जाएंगे वो बता दिया है, एनुअल इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बता दिया है, और हमें बता दिया एवरेज एनुअल इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें, हमें एक चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनका क्राइटेरिया था वो था द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ बिटवीन 5 and 10%। उन्होंने एनुअल नहीं बोला था, एवरेज बोला था, तो हमें कंसिडर ये नहीं करना होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल वॉल्यूम इंक्रीज ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ये हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। एवरेज एनुअल इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम टू डेट 14%, 16%, 16%। सही है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द अबव शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑन ब्लूसबेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ईच रिपोर्टिंग पीरियड। अब अपना सवाल हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। जिसको खुद से करना है तो बराए मेहरबानी वो खुद से भी कर सकता है, थोड़ी अक्ल अपनी भी लड़ा लें आप लोग। अच्छा जी, अब मैं करने जो जा रहा हूँ वो कौन सी ईयर के लिए कर रहा हूँ, 30, अरे क्या हो गया, वो है 31 दिसंबर 20x4। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास हम क्या देखते थे कि भाई हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है जो कि शेयर ऑप्शन स्कीम में कवर हो रहे हैं। वो है हमारे पास 200, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू वेस्ट नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें नंबर ऑलरेडी बता दिए हैं जो कि छोड़ के चले गए हैं और जो छोड़ने वाले हैं, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली नंबर्स कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज अवेलेबल नहीं है। ज़बरदस्ती घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जब दी हुई हो तो कंसिडर कर लेना, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए तो उनको कंसिडर कर लेना। तो हमारे पास 200 एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, और हमारे कितने लोग ईयर 31 दिसंबर पे छोड़ के चले गए, वो है हमारे पास 8 लोग, और जो मज़ीद छोड़ने का इम्कान है वो है 18 लोगों का। तो हमारे पास इनका जो टोटल बनता है -8 वो बनता है 174 का। ठीक है, मैं यहाँ नीचे से छोटा सा लिख देता हूँ 174 का, बल्कि यही लिख ले 174 ही समझ लें। और हर एम्प्लॉय को अब कितने ऑप्शन मिलेंगे, अब ये कंसिडर करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कितना एनुअल 2014 में 2004 में बढ़ाया था 14%। तो हमारा 14% कहाँ फॉल होता है, यहाँ फॉल होता है। यहाँ तो है 5 to 10%, तो यहाँ फॉल नहीं होता। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 10 to 15%, तो हमारा यहाँ फॉल होता है इस साल के लिए
कि हमारा सेल वॉल्यूम कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, 14% से इंक्रीज़ हुआ तो हमारे हर एम्प्लॉई को 200 शेयर मिल रहे होंगे। कितने? 200। और फेयर वैल्यू हमेशा ग्रांट डेट की लेते हैं, क्योंकि हमें ईयर 1 का या 31 दिसंबर X4 का निकालना है तो हमें इसको प्रोरेट करना होगा, क्योंकि ये पूरी फिगर हमें या पूरी कैलकुलेशन हमें 3 सालों का इक्विटी निकाल के देती है, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। 174 इंटू 200 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास जो आता है, अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहा हूँ, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्विटी लिख रहा हूँ, ठीक है, अब समझ जाएगा आप खुद ही। तो यहाँ पे आता है 1,16,000 और सेम चीज़ यहाँ पे 1,16,000 है, क्योंकि ईयर 0 पे कुछ नहीं है, या फिर पिछला साल कोई नहीं है, जो हम इससे माइनस करते तो ये आता। सही है। अब हम कर रहे हैं 31 दिसंबर 2005 के लिए। इसके अंदर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं टोटल? हम पहले कंसिडर करते थे 200 है। कितने छोड़ के चले गए? 6 छोड़ के चले गए हैं, और 4 लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो मज़ीद छोड़ जाएंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि बस इन्होंने ईयर 2 का देख लिया और आगे अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी सी बहनों, ओ सॉरी, भाइयों को प्यारा नहीं बोला, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी सी बहनों, देखो ईयर 1 के अंदर भी ऑलरेडी कुछ छोड़ के चले गए हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं, तो उनको कौन कंसिडर करेगा? उनको कौन कंसिडर करेगा? 6 आप अगले साल जो छोड़ के चले गए उनको तो कंसिडर कर रहे हैं, जो पिछले साल छोड़ के चले गए वो तो कंसिडर करें, क्योंकि हमारे ये टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनका क्यों बुक करें जो चले गए छोड़ के? तो उन्हें निकालो तो उसमें से -8 भी होगा फर्दर पिछले साल का, -6 -4 -8। तो हमारे पास आते हैं अब जो लेफ्ट ओवर एम्प्लॉयज़, वो आते हैं 182 विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ लीविंग 4। सही है। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं हर एम्प्लॉय को? अब यहाँ पे 200 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 16% हो गया है दूसरे साल में इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो हमारे पास 300 आएंगे, क्योंकि इसमें फॉल हो रहा है ओवर 15%। यहाँ पे 16% हो गया तो ओवर 15% पे आ रहा है, तो यहाँ पे अब आएंगे हमारे पास 300। फेयर वैल्यू कौन सी लेंगे? एट द डेट ऑफ ग्रांट, और क्योंकि हमें 2 सालों का चाहिए तो अब 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आ रही है 3,64,000। टोटल इक्विटी आ गई 2 सालों की। अब क्योंकि हमें एक्सपेंस चाहिए फॉर द ईयर 2, तो हमें पिछले साल की इक्विटी माइनस कर देंगे जो बुक की थी 1,16,000 की। तो हमारे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 2,48,000 रुपये का। अब हम आखिरी क्या कौन सा साल कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2006। यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ लेंगे? तो हम याद रखेंगे जब 3 साल की कंडीशन है तो जो एक्चुअल बचे होंगे वही एम्प्लॉयज़ ले रहे होंगे। कौन से एम्प्लॉयज़? जो एक्चुअल बच गए हैं अब वो ही एम्प्लॉयज़ ले रहे होंगे। कितने एम्प्लॉयज़ थे? 200। पहले साल कितने छोड़ के भाग गए भाई? 8 भाग गए। दूसरे साल कितने छोड़ के भाग गए? 6 भाग गए। आखिरी साल कितने छोड़ के भाग गए? 2 भाग गए। तो हमारे पास कितने लोग टोटल भाग गए? 16 लोग भाग गए। तो हमारे पास कितने बचते हैं? 184 इंटू कितने ऑप्शन मिल रहे हैं हर साल? 300, क्योंकि ये 16 मीट कर रहा है कंडीशन का, टर्नओवर 16 से इंक्रीज हुआ। कौन सी फेयर वैल्यू लेते हैं? एट द डेट ऑफ ग्रांट। अब 3 सालों का चाहिए तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, या पूरा एक साथ कर दे तो आपको पूरा 3 साल की इक्विटी आपके पास निकल के आ जाएगी। 184 इंटू 300 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 5,52,000 रुपये। और अगर आपको ईयर 31 दिसंबर 2006 का आपको एक्सपेंस चाहिए तो प्रीवियस वाली टोटल इक्विटी 2 सालों की माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,88,000, जो कि हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006 होगा। तो आपका एक और सवाल जो कि रिलेटेड टू परफॉर्मेंस कंडीशन था वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारे पास एक लास्ट सवाल है जो कि हमें कंसिडर करने की ये भी ज़रूरत है।
यहाँ पे क्या लिखा है, बिगनर ऑफर्ड डायरेक्टर्स एन ऑप्शन स्कीम कंडीशन ऑन अ 3 ईयर पीरियड ऑफ सर्विस। तो हमारे पास एक तो सर्विस कंडीशन आ गई, फिर से 3 साल आपको काम करना है। और क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू ईच ऑफ द 10 डायरेक्टर्स। हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं, वो हमारे पास 10 एम्प्लॉई हैं। एट द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम वॉज the number of option granted to each of the 10 directors at the inception of the scheme was 1 million। तो आपको समझो हर एक बंदे को 1 लाख शेयर ऑप्शन मिल रहे हैं। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 लाख ऑप्शंस पर एम्प्लॉय मिल रहे हैं। द ऑप्शन वर एक्सरसाइजेबल शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ईयर, ठीक है। अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द शेयर ऑप्शन those directors eligible would be required to pay $2 for each nominal value, $1 nominal value। तो जाहिर है वो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि आपको, हमने पढ़ा था ना इन द मनी वाली चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल जो आपको बोला है कि आप एक्सरसाइज कर सकेंगे $2 पे, और उस दिन उस जब ग्रांड हो एक्सरसाइज डेट पे उसकी डॉलर की शेयर ऑप्शन की प्राइस जो भी उनके शेयर की प्राइस है वो $10 हो गई है, तो हमें $8 का बेनिफिट है, क्योंकि हम उसको $2 के अंदर खरीद लेंगे, जो कि शेयर आजकल चल रहा है 10 का, तो हमें बेनिफिट मिल रहा है $8 का। इसी तरह इनको $2 का ही एक्सरसाइज करेंगे, जब ये अपना राइट एक्सरसाइज शेयर ऑप्शन का करेंगे तो इनको $2 पे करने होंगे। और ये उस दिन की वैल्यू नहीं बता रहे, नॉमिनल वैल्यू बता रहे शेयर की, जो कि आपने पढ़ा होगा, इतना आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, जाहिर है FA1 FA2 F3 F7 पढ़ के आए ना कुछ, तो आपको पता होता है $1 नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। ये आपकी फेयर वैल्यू नहीं होती, नॉमिनल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और अब मैं ये चीज़ समझाने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें नॉमिनल वैल्यू बताएगी। फेयर वैल्यू हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, the fair value of the option and the estimate of the number of option। the fair value option भी बता दी, the number of estimate of the number of option expected to vest at the various point in the time वो भी बता दिया। तो हमें इन्होंने ऑप्शन नहीं बताया, डायरेक्ट कैलकुलेशन टोटल करके बता दी। फॉर एग्जांपल 8 × 1 लाख, 8 लोग एक्सरसाइज करेंगे, 7 लोग एक्सरसाइज करेंगे, 8 लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो इनके ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल इन्होंने जो कि पूरे ऑप्शन एक्सरसाइज होने वाले उसकी पूरी कैलकुलेशन करके दे दी। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और हमें इसमें बता दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर 3 9 मिलियन राइट एक्चुअली वेस्टेड, सही है। शो हाउ द ऑप्शन स्कीम विल अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर ऑफ द, वही नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखानी और कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या लेंगे भाई, सबसे पहले अच्छा, अब इसके अंदर गड़बड़ क्या है भाई, देखो गौर कर लेना, आंखें खोल के देख लेना। हम लोगों ने पढ़ा था फॉर एग्जांपल, जो हमने पिछले सवालों में किया था, फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। ईयर 0 के अंदर हमें बता देते थे वो एक्सपेक्टेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है ईयर 0 के अंदर 80% ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते हैं कि वेस्ट कर लेंगे, अपने राइट एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हम क्या करते थे, ईयर 1 के अंदर कंडीशन जो एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल 85% थी वो कंसिडर कर रहे होते थे, क्योंकि ईयर 0 के अंदर एक्सरसाइज नहीं हो रहे, ईयर 1 के अंदर फॉर द ईयर वाली चीज़ है। तो पूरे साल के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशन एवरेज आउट करके निकलती है, हम ईयर 1 की आखिरी के अंदर एंड में देख रहे होते हैं कि कितने लोग मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फरमाया भाई, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1, तो ये चीज़ हमें कंसिडर नहीं करनी, आंखें खोल के देख लेना। ईयर 1 के अंदर क्या बताया हुआ है भाई, 7 मिलियन एक्सरसाइज करेंगे, 7 मिलियन टोटल हमारा एक्सरसाइज होगा, ठीक है भाई 7 मिलियन होगा। अब कौन सी फेयर वैल्यू ले, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, एट द डेट ऑफ द ग्रांट, एट द ग्रांट डेट हम फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। सिर्फ हमें इसमें ये कंसिडर करनी होगी, बाकी गई तेल लेने। हमें ये यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करना, सिर्फ ये कंसिडर करना होता है, और बाकी सालों के अंदर ये कंसिडर करना होता है और ये कंसिडर नहीं करना होता। तो हम क्या करेंगे, $7 × 0.30, और कितने साल की कंडीशन है, तो 3 साल की हमारे पास सर्विस कंडीशन थी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, ताकि 1 साल का हमारे पास एक्सपेंस या इक्विटी निकल के आ जाए। 7 × 0.3 × 1/3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7 मिलियन
कि आपकी आपकी इक्विटी आ जाएगी। सिमिलरली आपका एक्सपेंस भी सेम होगा क्योंकि इससे पहले साल कोई भी नहीं था। ईयर 2 के अंदर कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सपेक्टेशन कितने राइट एक्सरसाइज होंगे, वो 8 मिलियन है। फेयर वैल्यू सेम मिलेंगे, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 सालों का निकाल लेंगे एक साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 मिलियन। फॉर द ईयर का एक्सपेंस निकालने के लिए पिछली इक्विटी जो हमने टोटल बुक की है वो माइनस कर दे तो आपके पास 0.2 मिलियन का एक्सपेंस आ जाएगा। एट इंटू 0.3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 हमारे पास 1.6, ओ सॉरी ये हमारे पास 1.6 आ रही है माजरत, 1.6 मिलियन माइनस करेंगे पिछला 0.7 तो हमारे पास 0.9 मिलियन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। अब सिमिलरली ईयर 3 का जो कि आखिरी ईयर है, अब ईयर 3 में इन्होंने बता दिया एक्चुअली कितने वेस्ट हो रहे हैं, 9 मिलियन हो रहे हैं, 9 मिलियन हो रहे हैं। फेयर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब आपको कुछ भी ना करें, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दें या कुछ भी ये भी ना करें, या तो फिर आप मल्टीप्लाई करते 3/3 पूरे 3 सालों का 3 साल करके तो भी 1 आंसर आना एक ही चीज़ है, सही है। 9 इंटू 0.3 करेंगे तो आपके पास इक्विटी आ जाएगी 2.7 और फॉर द ईयर का एक्सपेंस माइनस कर मालूम करने के लिए टोटल 2 सालों का इक्विटी माइनस कर दें तो आपके पास फॉर द ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा जो कि बनता है 1.1 मिलियन का। तो आपका यहाँ पे पार्ट ए ख़त्म होता है। अब पार्ट बी हमारे पास क्या बोलता है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द वेस्टिंग डेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है अब यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 5। अच्छा, जिस दिन आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब ये एक्सरसाइज वाली ट्रीटमेंट है, उस दिन फेयर वैल्यू का ऑप्शन कितना है, 5 है। एंड ऑल एलिजिबल डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर शेयर ऑप्शन इमीडिएटली। क्योंकि हमारे पास 9 मिलियन था, यहाँ पे जो बचता है एलिजिबल डायरेक्टर्स हमारे पास 9 मिलियन वाले हैं, मतलब टोटल 9 मिलियन ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे क्योंकि यही एक्चुअल एलिजिबल बन गए हैं आखिरी ईयर 3 पे, तो ये वाली चीज़ें हम कंसिडर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल वर्किंग करनी है, सही है, क्योंकि हम आज तक क्या लिखते थे, PNL डेबिट कर देते हैं हम और शेयर बेस पेमेंट राइट क्रेडिट करते थे हम आज तक, या आप इसको बोलते हैं इक्विटी रिजर्व क्रेडिट करते थे। अभी तक हम ये वर्किंग कर रहे थे, हमने कभी इसको शेयर कैपिटल में बुक नहीं किया था। अब हमारे पास बुक करने की एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे द फेयर वैल्यू इन्होंने कितनी बता दी है, 5। तो हमने ईयर 3 तक क्या किया हुआ था, आज तक बुक हमने क्या किया हुआ था, टोटल हमने ऊपर वाली फिगर में लिखा था ना 9 इंटू 0.3, ये हमने टोटल 2.7 की आज तक इक्विटी बुक की हुई थी, मतलब इक्विटी रिजर्व बुक किया हुआ था, या आप इसको कहते हैं शेयर बेस पेमेंट राइट बुक किया हुआ था अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन या अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये इक्विटी रिजर्व था। अब हम ये ख़त्म करेंगे क्योंकि अब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अब हमें शेयर कैपिटल क्रेडिट करना होगा। अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो जो हमारा शेयर बेस पेमेंट राइट लिख देते थे, जो हम शेयर बेस पेमेंट राइट लिखते थे उसको डेबिट करेंगे। अब इसको इक्विटी रिजर्व जो लिखना है वो लिख दे, इसको हम क्या कर देंगे, पहले जो हमने आज तक लिखा था 2.7 मिलियन का टोटल डेबिट कर दिया। क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ा था टोटल कितने वेस्ट हो रहे हैं, 9 मिलियन वेस्ट, और हमने पढ़ा था जब ये लोग वेस्ट करेंगे तो इनको $2 के ऊपर एक्सरसाइज करना होगा। तो जब ये वेस्ट करेंगे, जब डायरेक्टर अपने ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें $2 एंटिटी को पे करेंगे। क्या करेंगे, पे करेंगे। ज़ाहिर है वो उनसे शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर के कुछ पैसे देंगे ना, $2 जो उनका 3 साल पहले डन हो गया था कि जब भी वेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपने शेयर ऑप्शन राइट, तो उनको $2 सिर्फ पे करने की ज़रूरत है। तो हमें ये कितने देंगे, एंटिटी को 18 मिलियन। तो हम एंटिटी क्या बुक कर लेगी, कैश बुक कर लेंगी बाय 18 मिलियन। क्या कर लेगी, बाय 18 मिलियन अपना कैश बुक कर लेगी। अब आगे की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, तो हमने पढ़ा था जब भी शेयर कैपिटल के अंदर कोई चीज़ जाती है वो एट द ग्रांट डेट, फॉर एग्जांपल जिस दिन हमने इनको शेयर ऑप्शन का राइट दिया था, मतलब जिस दिन ये एंटर्ड हुए थे उस स्कीम के अंदर, उस दिन जो फेयर वैल्यू थी उस शेयर की
उस पे हमारा शेयर कैपिटल बुक होता है, मतलब हमारा शेयर कैपिटल उतने से ही क्रेडिट होता है। हम लोगों ने बचपन में चीज़ें पढ़ी थी कि हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जब हमने शेयर इशू किए मार्केट के अंदर, जो उस दिन हमारी फेयर वैल्यू थी जिस पे एक्सरसाइज हुए, वो सिर्फ लिखता है। उसके बाद वो कभी भी वो फिगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती। हमारी शेयर कैपिटल की फिगर हमेशा सेम रहती है, शेयर प्रीमियम हमारा बदल रहा होता है, क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल जो हमारी नॉमिनल वैल्यू होती है उस पर फॉर एग्जांपल हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होता है। तो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द ग्रांट डेट ये है 0.3, और हमारी जो नॉमिनल वैल्यू है जिससे हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा वो है $1। तो हम क्या क्रेडिट करेंगे अपना शेयर कैपिटल, अच्छा मुझे शायद कुछ कभी कभी पहले भी बच्चों ने बोला वो कंफ्यूज हो रहे होते। देखो हम जो एंट्री बना रहे होते हैं ना, वो हम फेयर वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन एट दी ग्रांट डेट ले रहे होते हैं। जो हमारा शेयर कैपिटल बुक होता है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू जो कि $1 है वो उस पे बुक हो रहा होता है। जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो जो शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट जाता है वो फिर नॉमिनल वैल्यू पे जा रहा होता है। तो हमारे पास $9 मिलियन, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 जो कि इसकी नॉमिनल वैल्यू थी, क्योंकि ये 9 मिलियन क्या ले रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ राइट है जो कि वेस्ट होंगे, क्या होंगे, राइट है, क्योंकि यार इन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर, फिर देख लें टोटल जो नंबर ऑफ राइट्स है वो 1 मिलियन थे, मतलब हर एम्प्लॉई को 1 लाख शेयर्स मिलने के थे, तो टोटल 9 मिलियन शेयर्स वेस्ट होंगे, और की जो नॉमिनल वैल्यू है वो है $1। तो हमारे पास 9 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल, जो भी लेफ्ट ओवर होगा वो हो जाएगा हमारा शेयर प्रीमियम के अंदर, जो कि डिफरेंस होगा 18 प्लस 2.7 20.7 माइनस आप करेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 11.7। एक लास्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है कि द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 1.50, मतलब उसकी जो फेयर वैल्यू है वो एक्सरसाइज प्राइस से भी कम हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑप्शन है जो कि शेयर है उसकी जो फेयर वैल्यू चल रही है, जिस दिन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस दिन उसकी फेयर वैल्यू ही ₹1.5 हो गई है। मतलब उनको एक्सरसाइज करने के लिए, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे शेयर अपने राइट एक्सरसाइज करेंगे, तो उन्हें ज़्यादा पैसे $2 देने पड़े, जबकि वो शेयर खुद की प्राइस आज मार्केट में ₹1.5 चल रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर उनकी एक्सरसाइज प्राइस कम है और फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसको क्या करते थे, इन द मनी कहते थे। उसके अंदर हमारा जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसका बेनिफिट होता था, क्योंकि उसको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, और जो जो शेयर खरीदने जा रहे हैं, जो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है वो ज़्यादा का चल रहा है। और इन कॉन्ट्रास्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ द मनी चीज़ हो रही है, क्योंकि जो चीज़ ये खरीदने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू उल्टा कम है, बजाय उनको पैसे ज़्यादा देने पड़े जो कि है $2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर वॉज 1.50 एंड ऑल डायरेक्टर्स अलाउड देयर शेयर ऑप्शन टू लैप्स, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, कोई जाहिर है कोई पागल ही होगा जो चीज़ कम के चल रही है और ज़्यादा पैसे दे के क्यों खरीद ले वो आज, तो वो अपने ऑप्शन को वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। तो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी जो मैंने आपको क्या कहते हैं समरी के अंदर लिखवाया था, अगर तो हमारी शेयर बेस पेमेंट मार्केट कंडीशंस अगर हमारी मीट नहीं हो रही, मतलब हमारा जो ये हमने स्कीम जो रिकॉर्ड की थी अब उसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो कंडीशन मीट नहीं हो रही, मतलब वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर वो मीट ही नहीं कर रहे, अपनी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, जो तो हमने जो आज तक का इक्विटी के अंदर, मतलब जो हमने आज तक इक्विटी बुक करी थी वो रिवर्स कर देंगे रिटेन अर्निंग्स के अंदर। किसके अंदर, रिटेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं होता, मार्केट बेस में रिटेन अर्निंग में होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, द एंटिटी कैन ट्रांसफर
द equity reserve maintained into रिटेन अर्निंग। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट कर देंगे भाई शेयर बेस्ड पेमेंट राइट, या आपको इक्विटी रिजर्व कर दे बाय 2.7 मिलियन और क्रेडिट कर दें बाय रिटेन अर्निंग 2.7 मिलियन। खैर इसके अंदर नील इफेक्ट होता है लेकिन एंट्री तो बनती है। जाहिर है रिटेन अर्निंग भी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर आ रहा होता है, जो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं ये भी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में आ रहा है। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होगा लेकिन एक एंट्री तो जाहिर है बनानी है, शो करनी है। तो हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट डेबिट हो रहा होगा और हमारा क्रेडिट हो रहा होगा रिटेन अर्निंग। अच्छा, अभी इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें, क्या मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें ही रहती हैं जैसे कि हमारी मॉडिफिकेशंस रहती हैं और हमारी कैंसिलेशंस रहती हैं, हमारी कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट भी रहती है और कुछ क्या कहते हैं इश्यूज़ हैं और कंसोलिडेशन वाली चीज़। खैर कंसोलिडेशन वाली चीज़ तो मैं कंसोलिडेशन के अंदर ही कराऊंगा। कुछ 3-4 चीज़ें हमारी रहती हैं जो कि सेटलमेंट है, मॉडिफिकेशन है, कैश सेटलमेंट है, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो ये चीज़ें मैं आगे अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स, लेकिन थोड़े टाइम के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है काम भी करना है साथ साथ। तो मुझे इंशाल्लाह हमारा नई वीडियो या नई लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है।